लोक साहित्य में कहीं कहीं ये पीर शब्द आता है, बंदी छोड़ दातार शब्द आता है। मैंने कहा ये तो कहीं ना कहीं मुगल काल का प्रभाव रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी बोलियों में इन शब्दों का क्या काम। और पीर हम सामान्यतः गोगा पीर कहते हैं। गोगा पीर हमारे लोक जीवन के लोक नायक हैं, लोक देवता है, वीर तेजाजी महाराज। तो इन सबको रामा पीर की मजार कह देते कई बार। ये लोक का एक अलग प्रकार है। तो मैंने कहा ये सब कहां से आया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब वास्तव में कि जितने लोक देवता थे, इन लोक देवताओं ने मुगल काल में संघर्ष करके, मुगल जब अपने किले में बंदी बना लेते थे, धर्मांतरण के लिए बंदी बनाते थे, हिंदुओं का हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अपहरण करके घर से उठा करके बंदी बनाया जाता था। और तब ये जो लोक देवता जिनको हम कहते थे, ये तलवार के बल पर संघर्ष करके उन मुगलों की गर्दनें धड़ से उड़ाते हुए अंततः इन सारे हिंदुओं को वहां से मुक्त करते थे। और इसलिए ये जो लोक जीवन है, इन्होंने इन सबको बंदी छोड़ दातार कहा। ये किसी दरगाह का विशेषण नहीं है, ये लोक साहित्य का विशेषण है। फिल्में सामान्यतः आधुनिक युग का एक ऐसा साधन है जो लोक गीतों को बहुत प्रश्रय देता है। ये जितने जावेद अख्तर छाप जो गीत लिखे जाते हैं ना, इन सबसे अच्छे सौष्ठव वाले गीत लोकगीत है और फिल्मों में सुपर हिट हुए हैं। वास्तव में लोक साहित्य को लेकर सामान्यतया साहित्य जगत में जो भ्रांतियां हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो उसको दूर करना चाहिए। इन दिनों लगातार, जैसा आपने कहा कि नए नए प्रकार के विमर्श तैयार हुए, नए नए प्रकार के संघर्ष तैयार हुए। पिछले सत्र में भी हम सब ने उन चीजों को रेखांकित किया। मुझे लगता है कि वामपंथियों के द्वारा जितना कलुष साहित्य क्षेत्र में फैलाया गया है, उसको अगर संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना वाला साहित्य जगत धो देना चाहता है, तो हम सब मिलकर लोक साहित्य को प्रश्रय दें। क्योंकि लोक साहित्य वह साहित्य है जो पूरी ईमानदारी से अपने धार्मिक मूल्यों को, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, अपनी मिट्टी की गंध को जानता है। जैसा ईश्वर जी कह रहे थे कि वास्तव में शेष साहित्य जो है वह कहीं ना कहीं आधुनिक जगत के इन सारे साहित्यिक विमर्शों से थोड़ा थोड़ा प्रभावित दिखाई देता है। लेकिन क्या कारण है? जिस समय साहित्य जगत पूरी तरीके से हाशिए पे लाने के कुचक्र रचे जा रहे थे, जिस मुगल काल में ईश्वर का नाम लेने से पहले घर के दरवाजे अंदर से सांकल लगाकर बंद करना पड़ रहे थे, तब कहीं अवध बोली का एक तुलसीदास खड़ा होता है और प्रभु राम का चरित्र इस समाज को देता है लोक साहित्य में। यह शक्ति लोक साहित्य की है। और जैसा आपने कहा कि यदि हम उसको किसी शाब्दिक परिभाषा में बांधना चाहें, वैसे तो सामान्यतया मैं ऐसा कहता हूं कि लोक साहित्य प्रत्येक भारतीय जनसामान्य की धमनियों में दौड़ने वाला रक्त है। यह कोई डीओ और इत्र नहीं है जिसको हम छिड़क करके निकल जाएं आधुनिक साहित्य की तरह। यहां कोई अलंकार, छंद, ये वो सब ढेर सारे प्रपंच नहीं है, ये सब कुछ। आप छंद विधान देखेंगे ना, तो लोक साहित्य के छंद विधान की, यहां पर मनहर शलभ जी जैसे वरिष्ठ छंदकार बैठे, लेकिन आप अनुभव करेंगे कि लोक साहित्य का जो छंद विधान का सौष्ठव है, वैसा सौष्ठव आप आधुनिक साहित्य में देखने को तरस जाएंगे। और इसलिए इस लोक साहित्य के महत्व को यदि हमको समझना है, उसकी सीधी सीधी परिभाषा को समझना है, तो मुझे लगता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर बड़ी अच्छी परिभाषा लोक साहित्य की दी थी। उन्होंने दो प्रतीकों का उपयोग किया था। उन्होंने कहा था, एक बड़ा अच्छा प्रतीक था, उन्होंने कहा ताजा जोते हुए गीले खेत की मिट्टी से उठने वाली गंध। मुझे लगता है कि ये अपने आप में समग्र परिभाषा है रविन्द्रनाथ ठाकुर की। एक नोबेल पुरस्कार विजेता कह रहा है, ताजे खेत, जूते हुए खेत की गीली मिट्टी से उठने वाली गंध। और मुझे लगता है कि वो जो दूसरा प्रतीक है ना, वो दूसरा प्रतीक संभवतः हमारी बहनों के, माताओं के सीधे हृदय को छुएगा। दूसरा प्रतीक वो कहते हैं, एक शिशु की देह से उठने वाली वह गमक जो आपके हृदय में ममत्व के हिलोर पैदा कर देती है, वह लोक साहित्य। ये जो दो प्रतीक हैं, मुझे लगता है कि ये लोक साहित्य को समग्रता से परिभाषित करते हैं। और इसलिए मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि लोक साहित्य से हमारी दूरी हो कैसे गई। मैं कई बार इस बात को अनुभव करता हूं। मैंने जब साहित्य पढ़ना प्रारंभ किया, उच्च गणित का विद्यार्थी था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर लिया, जीवन में भटकाव चल रहा था विद्यार्थी के रूप में, लेकिन अनायास ऐसा लगा कि साहित्य पढ़ना चाहिए। स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य से हुआ और लगा कि पीएचडी लोक साहित्य पर करूंगा।
और इस उद्देश्य को लेकर मैं, चूंकि एकदम राजस्थान की सीमा पर उधर थोड़ा सा 4 किलोमीटर पर हाड़ौती का अंचल शुरू हो जाता था और इधर ठेठ मालवा रतलाम जिले का, वहां छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति था। और जब मैं गांव में सोंधवाड़ी लोक साहित्य का अध्ययन करने के लिए निकला तो मुझे पहली बार पता लगा कि यह लोक साहित्य जिसको हम गांव का साहित्य, गवई साहित्य और ठेठ देहाती साहित्य जैसे विशेषण देते हैं, इस पूरे साहित्य में क्या क्या नहीं है। जीवन मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, पर्यावरण चेतना, विज्ञान चेतना, सब कुछ इसमें समाहित है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अगले प्रश्न के लिए आपको स्थान देना है, तो मुझे लगता है लोक साहित्य की परिभाषा संभवतः रविन्द्रनाथ ठाकुर के उन 2 प्रतीकों से ज्यादा अच्छी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। वास्तव में लोक साहित्य जिसको हम कहते हैं, वो उसकी जो स्पर्श कक्षा है वो बहुत विराट है। लोक शब्द कहते ही हमको ध्यान में आता होगा, लोक यानी क्या? जन सामान्य, हम सब, इस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति लोक है। और इस प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कई बार हम लोगों को लगता है ना, हम जो कुछ सोचते हैं वैसा सरकार नहीं करती, हम जो कुछ सोचते हैं वैसा अधिकारी नहीं करते, हम जो कुछ सोचते हैं वैसा साहित्यकार नहीं लिखते। अभी पिछले सत्र में एक प्रश्न आया था, नामवर सिंह जैसे साहित्यकार को एक सामान्य स्कूल के शिक्षक ने प्रश्न किया, आपकी किताबें हम इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आप हमारे लायक लिखते नहीं हैं। ये कहने का साहस अगर कोई रखता है तो वो लोक रखता है। ये लोक किसी को भगवान बना देता है, ये लोक है जो किसी को भी पाताल में पहुंचा देता है, ये स्वयं तय करता है। और इसलिए साहित्य क्षेत्र में कई बार मैं इस प्रकार की बातचीत करते हुए एक बात का निवेदन जरूर करता हूं कि लोक साहित्य में यह मान करके मत चलिए कि वहां पर जैसे जिन क्षेपक की बात होती है, जिन मिथकों की बात होती है, ये आपको लोक साहित्य में पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बनी बनाई धारणाएं ध्वस्त होती भी नजर आती है, लेकिन इसके कारण से आप इसकी व्याप्ति के क्षमता के स्रोत को आप कमजोर मत समझना। सही होगा गलत होगा ये समाज स्वयं तय करेगा, लोग स्वयं तय करेगा। एक उदाहरण बड़ा मजेदार है, मैं देवपुत्र में ताजा संपादकीय कार्य से जुड़ा था, 92 की बात है, 30 साल पहले लगभग। तो पहला अंक तैयार करने के लिए मेरे पास आया और पहले अंक में मेरे जो पूर्ववर्ती मेरे वरिष्ठ थे उन्होंने कहा कि एक बहुत सीनियर साहित्यकार है, पुणे की थी और बहुत अच्छा लिखती थी, लोक साहित्य पर खूब लिखती थी। उन्होंने कहा दीदी का आलेख है इसलिए इसमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तो ताजा ब्लैक बोर्ड पर चाक डस्टर लेकर के खड़ा रहने वाला शिक्षक था, पत्रकारिता में पहुंचा था। मैंने कहा ठीक है, इसमें कुछ नहीं देखना है। प्रूफ की दृष्टि से उसको एक बार देखा और सबसे पहले पृष्ठ पर, तीसरे पृष्ठ पर अनुक्रमणिका के बाद वह आलेख छपा। आलेख दरअसल एक प्रकार का संस्मरण था। उन्होंने, दीदी ने लिखा था कि मैं अपनी नानी के घर गांव में गई हुई थी, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र था, और उस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सामने एक जनजाति परिवार में विवाह का कार्यक्रम हो रहा था और वहां पर महिलाएं गा रही थी और उस गीत को उन्होंने जस का तस वहां पर उकेरा पन्नों पर और उसका हिंदी में अर्थ लिखा। उस अर्थ के बाद ऐसा अनर्थ हुआ, चूंकि देखा नहीं था लोक साहित्य में कितने प्रकार के मिथक होते हैं, कई बार वो जानबूझ करके प्लांट कर दिए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा, कई बार आसपास के विमर्श से तैयार होते हैं, जो चलता रहता है। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से उन महिलाओं ने कहा था, केवल बात इतनी थी कि सीता जी जो है उनका हरण करके नहीं ले गया था रावण, सीता जी तो उसके सौंदर्य को देख करके उसके पीछे पीछे चली गई थी। अब ये लोक का गीत था और उस गीत के छपने के बाद इतने पत्र आए कि पहली बार ढाल बनकर के जिस से सबसे ज्यादा सामना हुआ उसका मूल कारण वह लोकगीत था। तब समझ में आया कि लोकगीत के कितने आयाम हो सकते हैं। तो इसलिए उसको ठीक ढंग से समझना, लोक में कई प्रकार की चीजें व्याप्ति में आ जाती, लेकिन वे क्यों आई, कब आई, कैसे आई और उनके कारण क्या क्या हैं। इन दिनों हम सब लोग देखते हैं कि लोक साहित्य, विशेष करके जनजातीय साहित्य, जनजातीय साहित्य में कुछ चीजें जानबूझ करके रची जा रही हैं और रचवाई जा रही हैं। कहा जा रहा है हम रक्ष संस्कृति के वाहक हैं, हम उस तरफ से आते हैं, इसलिए देव संस्कृति हमारी विरोधी है। अब आप कल्पना करिए, आज अगर कोई एक नालायक बैठकर लोक साहित्य के नाम पर एक गीत भी इस प्रकार का रच देगा कि मेरे पुरखे राम नहीं रावण हैं, या मैं केवल हिडिंबा मेरी मां मानता हूं, दुर्गा को मेरी मां नहीं मानता, दुर्गा को तो जेएनयू में फांसी के फंदे पर लटकाने का काम करते हैं हम झाड़ पर।
अब इस प्रकार का लेख, इस प्रकार का अगर कोई लोकगीत आज रच दिया जाए और 100 साल बाद, 50 साल बाद अगर उस पर विमर्श खड़ा किया जाएगा, तो जिसकी चर्चा मोहन नारायण जी कर रहे थे, वो विमर्श पैदा करने वाले लोग, ये रक्त बीज तब तक समाप्त थोड़े होने वाले हैं क्या? इक्का दुक्का तो बचेंगे ही कहीं ना कहीं, पत्थर उठाओगे नीचे से निकलेंगे। लेकिन ये सब लोग मिलकर के इस लोक साहित्य का दुरुपयोग ना करें, इसलिए अच्छा श्रेष्ठ साहित्य रचने की आवश्यकता है। इस सदन में मैं ये इसलिए भी आग्रह कर रहा हूं क्योंकि यहां पर 3 पीढ़ियां बैठी हुई है। सबसे ऊपर की पीढ़ी पर माया जी बधेका इस समय मालवी लोकगीत लिख रही है। दूसरी पीढ़ी पर राजेश रावल जी बैठे हैं, एक पत्रिका निकालते हैं, मालवी के अच्छे गीत रचते हैं, मालवी की लघु कथाएं लिखते हैं। और उधर सुदूर बघेलखंड बुंदेलखंड में भी इस प्रकार का बीज अभी बचा हुआ है। यहां पर बिटिया प्रियंका बैठी हुई है, वो भी अपनी बोली में गीत लिख रही हैं, कविताएं लिख रही हैं, मंच से प्रस्तुत करती है। तो ये जो लोक साहित्य, मुझे लगता है कि इस लोक साहित्य की व्याप्ति को पहचानना और इस लोक साहित्य के प्रभाव को ठीक ढंग से उपयोग करना, ये हम सब साहित्य जगत के लोगों को थोड़ी सी चिंता करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वास्तव में साहित्य अकादमी ने प्रारंभ से ही बोलियों को अपने प्राथमिकता के क्रम पर रखा है। 2 बातें जरूर मैं बताना चाहूँगा जो मैंने जब यहाँ कार्य प्रारंभ किया, आप सबका प्रतिनिधि बनकर के मैं साहित्य अकादमी में पहुँचा था। पहला काम तो ये किया कि हमारे यहाँ पर कुछ स्मृति प्रसंग आयोजित होते थे। उन स्मृति प्रसंगों में सामान्यतया साहित्य क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े नाम थे। इन बड़े बड़े नाम कहूँ तो आप सीधे सीधे मानकर चलिए कि निराला जी, महादेवी वर्मा वगैरह वगैरह, सब बड़े बड़े नाम थे। मैंने वहाँ पर अपने अधिकारियों से पूछा कि भाई ये तो ठीक है, ये सब कोई उत्तर प्रदेश के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई हरियाणा के हैं, हालांकि साहित्यकार पूरे देश का होता है, लेकिन चूंकि साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के साहित्यकार जो दिवंगत हो गए हैं, जिन्होंने बोलियों में काम किया है, जिन्होंने साहित्य में काम किया है, उन सब के स्मृति प्रसंग के आयोजन हमको क्यों नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं, साहित्य अकादमी का काम है, ये जो बड़े बड़े नाम है। हमने कहा ठीक है, इनका भी करेंगे, लेकिन अंततः हमारे यहां पर जो बड़े नाम हो गए, महाकवि प्रदीप तो अखिल भारतीय स्तर का नाम है, पूरे देश भर में उनका नाम चलता है। मेरे वतन के लोगों जैसा गीत जिन्होंने दिया, वीरेंद्र मिश्र बड़े गीतकार हैं, चंद्रसेन विराट हैं। और इधर बोलियों में हम देखते हैं तो निमाड़ में जाते हैं तो दादा रामनारायण उपाध्याय जी का नाम आता है, मालवा में जाते हैं तो भावसरबा का नाम आता है। मैंने जिद पूर्वक ये सारे के सारे स्मृति प्रसंग उसमें न केवल शामिल किए, बल्कि उनको मनाना साहित्य अकादमी ने प्रारंभ कर दिया है। उस पूरे स्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया अपने मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के। पहला काम तो ये किया। दूसरा, बोलियों को लेकर के एक छोटा सा विभाजन था, और वो विभाजन ये था कि एक बोली अकादमी भी बनी हुई है, और इसलिए बोली अकादमी अपना काम करेगी, साहित्य अकादमी अपना काम करेगी, ऐसा कह करके साहित्य अकादमी केवल सम्मान पुरस्कार देने का काम करती थी बोलियों के। लेकिन हमने प्रयास ये किया कि साहित्य अकादमी, चूंकि किसी भी बोली को भाषा बनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसका व्याकरण चाहिए, उसके लोकोक्ति मुहावरों का एक कोश चाहिए, उसका शब्द कोश चाहिए, उसका बाकी सारा जो एक भाषा का स्ट्रक्चर होता है वो सब चाहिए होता है। तो ऐसी पुस्तकें लिखवाना और इस प्रकार के साहित्य का रचना कर्म सोद्देश्य करवाना, इस दिशा में हमने एक बड़ा काम करना प्रारंभ किया और ईश्वर की कृपा से बहुत सफलता मिली है, और हम उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। 6 बोलियां मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण है, 4 लोकांचल की बोलियां हैं। मालवा निमाड़ अपने यहां पर आता है मालवा प्रांत में, उधर बघेली और बुंदेली है, ये 4 लोकांचल की बोलियां, और 2 जनजातियों की बोलियां हैं, भीली और गोंडी। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर इन 6 बोलियों पर काम अभी तक हो रहा था। मैंने एक प्रयास और किया कि एक 7वीं बोली और हमारे यहाँ पर अस्तित्व लेती है, जो बघेलखंड और बुंदेलखंड के बीच में पचेली नाम से जानी जाती है, महाकौशल के एक बड़े क्षेत्र को वो प्रभावित करती है। इस प्रकार से हमने 7 बोलियों को लेकर के कई राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां, जैसे हम यहाँ पर एकत्र हैं, उस तरह की संगोष्ठियों का आयोजन किया, और इसके कारण से एक सशक्त विमर्श खड़ा हुआ। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, हमको ऐसे ऐसे तथ्य वहां पर पता लगे उन संगोष्ठियों में जब गए। एक ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब सेमिनार होते हैं तो पर्यावरण के सेमिनार में घाघ भट्टरी की कहावतों पर रिसर्च पेपर पढ़े जा रहे हैं। ये अपने आप में अनूठा काम था। कुछ ये अभी जो बच्चे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता के, इन बच्चों को भी इस प्रकार के लोक साहित्य पर रिसर्च करना चाहिए। हम लोगों को कई बार पता नहीं लगता। अभी मुझे पिछले एक संगोष्ठी में जब पता लगा, मैंने कहा भाई इस पर काम करने वाले महत्वपूर्ण
कौन कौन साहित्यकार हुए, उनकी दिशा क्या थी, क्यों वो लोक साहित्य से जुड़े। हम लोगों को इसलिए समझना चाहिए कि ऐसे एकाध व्यक्ति के बारे में, जैसे राम नरेश त्रिपाठी जी, बड़ा नाम है, लोक साहित्य पर इतना शोध कार्य उन्होंने संपन्न किया। हुआ क्या, राम नरेश जी त्रिपाठी आप हम सब जैसे सामान्य नगरीय साहित्य रचने वाले रचनाकार थे, अपना कविता, कहानी, लेख वगैरह वगैरह सब लिख रहे थे। एक दिन वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और ट्रेन से यात्रा करते करते एक दृश्य उन्होंने देखा। ऐसा हुआ कि ट्रेन पर एक बहुत छोटे से स्टेशन पर गांव में ट्रेन रुकी हुई थी और ट्रेन पर छोड़ने के लिए महिलाओं का एक समूह अपनी एक सहेली के पति को सी ऑफ करने आया था, विदा करने के लिए आया था। महत्व की बात यह थी कि वह पति सेना में नौकरी करता है, सैनिक है, और पत्नी के साथ उसकी सारी सहेलियां विदा करने आई है। उन्होंने घूंघट निकाल रखा और वो गीत गा रही है। और राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि उस गीत को सुनते सुनते मेरी आंखें झर रही थी। मैं सोच रहा था, साहित्य में इतने उपमा, उपमेय, उपमान की बात की जाती है, वो सारी सहेलियां अपनी सहेली के हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए कह रही थी कि ये रेलगाड़ी जो है, ये हमारी ये जो सहेली है, ये इसकी सोतन होकर के आई है, इसके पति को ये दूर लिए जा रही है। आप कल्पना करिए, ये जो सोष्ठव है, इसने राम नरेश त्रिपाठी जी को एक प्रेरणा दी। और 1926 से लेकर 1928, ज्यादा लंबा समय नहीं है ये, 10,000 किलोमीटर की भारत यात्रा वो व्यक्ति करता है इस एक गीत को सुन करके। और कितने गीत संग्रह किए उन्होंने, कुल मिलाकर के 15,000 लोकगीत संग्रह किए पूरे भारत में। अगर एक व्यक्ति ये काम कर सकता है हृदय में प्रेरणा जागने पर, तो मुझे लगता है कि फिर ये जो बाद की पूरी श्रृंखला है, देवेंद्र सत्यार्थी जी हैं, ठाकुर प्रसाद सिंह हैं, गणेश चौबे हैं, कृष्णदेव उपाध्याय, राम नारायण जी उपाध्याय, राम इकबाल सिंह राकेश, गोविंद चातक, श्याम परमार, यानी इतनी बड़ी श्रृंखला तैयार हो जाती है। और हर कोई राम नरेश त्रिपाठी को अपना पितृ पुरुष मानता है बोलियों के साहित्य के शोध के संदर्भ में। मुझे लगता है कि ये जो कुछ है, इस लोक ने कई बार हमारी धार्मिक आस्थाओं को, धार्मिक मान्यताओं को भी बल दिया। जैसे मैं अभी तुलसीदास जी का बात कर रहा था, अब मैं एक बार ऐसा हुआ कि इसी धार नगरी में साहित्य अकादमी के एक कार्यक्रम में वक्ता के रूप में आया था, और मेरे साथ श्याम सुंदर जी निगम थे उज्जैन से। तो तय ऐसा हुआ कि वो अपनी गाड़ी से उज्जैन से इंदौर आएंगे और इंदौर से श्याम सुंदर जी और हम धार आने वाले थे। धार आए, कार्यक्रम में भाषण दिया, वो सब अलग बात है, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। मैंने उनसे कहा कि लोक साहित्य में कहीं कहीं ये पीर शब्द आता है, बंदी छोड़ दातार शब्द आता है। मैंने कहा ये तो कहीं ना कहीं मुगल काल का प्रभाव रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी बोलियों में इन शब्दों का क्या काम। और पीर हम सामान्यतः गोगा पीर कहते हैं। गोगा पीर हमारे लोक जीवन के लोक नायक हैं, लोक देवता हैं, वीर तेजाजी महाराज। तो इन सबको रामा पीर की मजार कह देते कई बार। ये लोक का एक अलग प्रकार है। तो मैंने कहा ये सब कहां से आया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब वास्तव में ये जितने लोक देवता थे, इन लोक देवताओं ने मुगल काल में संघर्ष करके, मुगल जब अपने किले में बंदी बना लेते थे, धर्मांतरण के लिए बंदी बनाते थे, हिंदुओं का हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अपहरण करके घर से उठा करके बंदी बनाया जाता था। और तब ये जो लोक देवता जिनको हम कहते थे, ये तलवार के बल पर संघर्ष करके उन मुगलों की गर्दनें धड़ से उड़ाते हुए अंततः इन सारे हिंदुओं को वहां से मुक्त करते थे। और इसलिए ये जो लोक जीवन है, इन्होंने इन सबको बंदी छोड़ दातार कहा। ये किसी दरगाह का विशेषण नहीं है, ये लोक साहित्य का विशेषण है, क्योंकि बंदी से उनको छुड़ाने का काम इन लोक देवताओं ने किया। ये जितने बाबा रामदेव जी महाराज हैं, गोगा पीर हैं, ये जितने नाम मैं ले रहा हूं लोक देवताओं के, तो कहने का तात्पर्य चाहे वह लड़ाकू परंपरा रही हो या संत परंपरा, सिंगा जी का नाम लेते ही हमको सारा का सारा दर्शन, निमाड़ का लोक साहित्य अगर आप पढ़ेंगे, आपको आश्चर्य होगा। संत सिंगा जी की कोई डिग्री बताएगा क्या? वो दूसरी पास थे क्या? ऐसा कोई दावा कर सकता है क्या? सैकड़ों पीएचडी मनहर जी जैसे प्राध्यापकों के गाइडेंस में कई शोधार्थी कर चुके, लेकिन आज भी एक तरफ आप तत्व चिंतन अगर रख लें तो वेद, पुराण, स्मृति, दर्शन सब कुछ एक तरफ रखिए और एक तरफ सिंगा जी के पद रख लीजिए। द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत सब कुछ सिंगा जी के पदों में आपको मिलता है, जैसे कबीर के पदों में मिलेगा, जैसे सूर के पदों में मिलेगा। यह लोक साहित्य का सौष्ठव है। कैसे आखिरकार एक लोक का रचनाकार सहज रूप से कह देता है, मटके में भी पानी भरा हुआ है, नदी में वो मटका तैर रहा है, मटका जिस दिन फूटेगा भीतर का पानी बाहर के पानी में एकाकार हो जाएगा। क्या प्रतीक है ये?
कैसे आखिरकार ये द्वैत को अद्वैत और अद्वैत को द्वैताद्वैत में परिवर्तित करते हुए ये छोटे छोटे से पद जन सामान्य को अपने इस मिट्टी की गंध से जोड़ने का काम ये करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार है, एक तरफ संघर्ष का पूरा काल, एक तरफ अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर चलने का काम, ये कुल मिलाकर के इस सब का अगर समन्वय हम देखते हैं तो हमको लोक साहित्य में दिखाई देता है। वास्तव में आपने जिस जनजातीय जीवन कहें या लोक जीवन कहें, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। देखिए, एक बात आपको ध्यान में आएगी, संपूर्ण मानव सभ्यता में जो कुछ भी हो रहा है, आपको एकदम मौलिक चिंतन की बात कह रहा हूं, जो कुछ भी चल रहा है, साहित्य के संघर्ष, राजनीति के संघर्ष, समाज जीवन के संघर्ष, इन सब के मूल में एक शब्द है और वो शब्द है आनंद। संपूर्ण मानव सृष्टि आनंद की प्राप्ति के लिए कर रही है, जो कुछ कर रही है। आप अर्थोपार्जन करते हैं, किस लिए करते हैं? बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? टेप रिकॉर्डर घर में रखते हैं, क्यों रखते हैं? टेलीविजन देखते हैं, क्यों देखते हैं? कार रखते हैं, क्यों रख, आप प्रत्येक चीज, सोफे पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हर चीज के पीछे आनंद है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि संपूर्ण मानव जाति यंत्रों से घिर करके इस मूल आनंद से लगातार दूर जा रही, जबकि इन सारे भौतिक संसाधनों से दूर रह करके, जिसको हम लोक कहते हैं, लोक को सोफे के गद्दे पर इतना आनंद नहीं आता है जितना ओटले पर नंगी जमीन पर बैठ करके आता है। ये मिट्टी से जुड़े होने के कारण से होता है। और इस मूल आनंद की प्राप्ति के लिए मैं हमेशा कहता रहा हूं, लोक साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसका आनंद मूलक होना। मैं कई बार मजाक में, चूंकि मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, इसलिए मनोविज्ञान के एक प्रयोग के बारे में कई बार कहता हूं। एक बार शिक्षकों के एक प्रशिक्षण में गया तो इन दिनों नई शिक्षा नीति में आया था कि शिक्षा जो है वो आनंद मूलक होना चाहिए। विद्यार्थियों से कक्षा में बातचीत करते हैं, पढ़ाते हैं, तो आनंद मूलक शिक्षा। तो मैं शिक्षकों के प्रशिक्षण में था, तो मैंने एक मोबाइल से माइक पर एक गीत चालू किया। मैंने कहा भाई सब लोग इस गीत का आनंद लीजिए, मैं एक गीत चालू कर रहा हूं। लोगों को समझ नहीं आया शिक्षकों को क्या है। मैंने गीत चालू किया, गीत बहुत अच्छा था, सबने पूरा आनंद लेकर आंख बंद करके झूमते हुए सुना। वाह वाह वाह, मजा आ गया। लता जी का, यशुदास का, किसी का बहुत सुंदर सा गीत था, मधुर गीत था। बंद कर दिया। मैंने कहा अब ये जो गीत आपने सुना, इस गीत की पहले अंतरे में ये जो एक शब्द आया, इसका पर्यायवाची बताओ। एकदम हक्के बक्के। अच्छा, ये जो तीसरी पंक्ति, इसमें ये जो शब्द आया, इसका विपरीतार्थी बताओ। फिर हक्के बक्के। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो दूसरा जो पद है, इसकी तीसरी पंक्ति में से अगर ये दो शब्द हटा दूं, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए आप और कौन से शब्द ला सकते हैं? सब लोग बड़े परेशान। मैंने कहा ये गीत फिर से सुनना। काहे के शिक्षक हो भाई, कुछ नहीं आता है आपको? चलो मैं फिर बजा रहा हूं ये गीत, ध्यान से सुनना। फिर से एक दूसरा गीत बजाया, सब ध्यान से सुन रहे थे। इस शब्द का पर्यायवाची ये हो सकता है, इसका विलोम ये हो सकता है, इसमें ये अलंकार है, ये रस है, ये छंद है। मैंने गीत बंद किया और केवल एक प्रश्न किया, आनंद आया क्या? मित्रों, साहित्य और लोक साहित्य में यही मूलभूत अंतर है। ये जो आनंद है, ये आनंद हमारे साहित्य से गायब होता जा रहा है। इस बात की चिंता हम सब लोगों को करना पड़ेगी और इसकी प्रेरणा लोक साहित्य हमको देगा। मैं कई बार इस बात को अनुभव करता हूं, लोक जीवन जो है ना, वो साहित्य रचता है तो अपनी परंपराओं से रचता है। लोक जीवन जो प्रेरणा लेता है ना, आप आश्चर्य करेंगे यदि मैं आपको अवध के, मिथिला क्षेत्र के, ब्रज के लोक साहित्य के बारे में कुछ बातें बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये कितना सहज भाव से वहां होता है। मिथिला प्रदेश के कुछ लोग, एक गीत में इस बात का उल्लेख आता है, लेकिन मैं उस परंपरा का उल्लेख कर रहा हूं, गीत नहीं सुना रहा। मिथिला प्रदेश के लोग आज भी जब अयोध्या दर्शन के लिए जाते हैं, अब तो हम सब लोग जाने वाले हैं, गौरव मंदिर तैयार हुआ है राष्ट्र का, लेकिन अयोध्या जब जाते हैं तो अयोध्या में मिथिला प्रदेश का कोई भी व्यक्ति रात्रि विश्राम नहीं करता, वहां पर पानी नहीं पीता, वहां पर भोजन नहीं करता। सूर्यास्त होने के पहले पहले राम राजा के दर्शन करके अयोध्या की सीमा से बाहर चले जाते हैं। निकटवर्ती किसी नगर में, कहीं किसी होटल में ठहरेंगे, धर्मशाला में ठहरेंगे, किसी परिचित के यहाँ जाएंगे, अयोध्या में नहीं रुकते। क्यों करते हैं ऐसा? गीत बताता है, मेरी बेटी का घर है, बेटी के घर पर पानी पीऊंगा क्या, वहां का भोजन ग्रहण करूंगा क्या? राम कब हुए थे, सीता कब हुए थे? मिथिला में आज 2022 में भी एक व्यक्ति जा रहा है और वो अयोध्या क्षेत्र में अन्न इसलिए ग्रहण नहीं कर रहा है कि मेरी बेटी है। सीता को मां कहने वाला तो पूरा देश का साहित्य है, सीता को बेटी कहने का साहस केवल लोक साहित्य करता है। एक क्षेत्र में मिथिला प्रदेश के लोग रोटी बेटी का संबंध नहीं करते।
मैं पिछले दिनों जब सिद्धार्थनगर गया, वहां से एक प्रवास का क्रम चला, तो उस क्षेत्र में जाना हुआ। तो वहां पर जिस परिवार में रुका था, वहां पे बूढ़ी दादी थी, उनसे जब बातचीत हो रही थी, किसी लोकगीत पर कुछ चर्चा हुई, तो उन्होंने एक गीत सुनाया। उस गीत का भाव ये था कि वो उलाहना दे रहे थे कि अरे तुमने हमको बेटी देना बंद कर दिया है तो क्या हो गया, तुमको क्या लगता है हमारे घर में अब अच्छी बहुएं नहीं आएंगी क्या? मैं कहा ये क्या बात हुई, ये किसको उलाहना दे रहे हो? बोले अरे वो मिथिला वालों को। मैंने कहा क्यों? बोले मिथिला वाले बेटियां देते ही नहीं है। और कितना बड़ा क्षेत्र है, आप आश्चर्य करेंगे, 100 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है जिसमें मिथिला प्रदेश की कोई बेटी नहीं ब्याही जाती। कारण उन्होंने कहा वो रामचरितमानस में उल्लेख आता है, जब वो निकले थे पैदल पैदल नंगे पैर, हमारे दामाद जी और हमारी बहू, तो उस समय सीता के पैर में कांटा चुभा था इस क्षेत्र में। और जिस घर की बेटी को तकलीफ दी इस क्षेत्र ने, इस क्षेत्र में कांटे नहीं बुहार पाए, हमारी बेटी के पैर में तुमने कांटे चुभने दिए, उस क्षेत्र में अब हम बेटी नहीं देंगे। ये 2022 का लोक कह रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं इस लोक साहित्य के सौष्ठव की। तीसरा उदाहरण बताता हूं, एक साथ 3 बता दिए, थोड़ा अजीर्ण न हो जाए। इस उदाहरण को कृपा करके समरसता से या अन्य किसी भाव से मत जोड़ना, केवल इसका एक सकारात्मक पक्ष अंत में बताता हूं, उस पर ध्यान देना। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ब्राह्मण होते हैं। अभी मोहन जी कह रहे थे ना, कैसे हम लोगों को क्या लगता है, जो विकृतियां हैं उनको भी हमने धर्म के सिद्धांत मान लिया। पुजारी कान्हा को भोग लगाता है, कृष्ण को भोग लगाता है, और एक चौके में नहा धो करके 16 पहन करके वो भोजन बना करके भोग लगाता है। भोग लगाने के बाद उस भोग को सामान्य प्रसाद में मिश्रित करके जनसामान्य जो कन्हैया के दर्शन करने आते हैं उनके लिए रख दिया जाता है। उसके बाद पुजारी का क्या काम होता है, एक दूसरा चौका है जिसमें जाकर के वो अपने लिए भोजन बनाता है। क्यों? इसलिए जब उससे पूछा जाता है तुम भोजन क्यों नहीं करते, वो प्रसाद बना तो है, कहते अहीर का झूठा खाएंगे क्या। इसमें अहीर ब्राह्मण पर मत जाना, लोक के सौष्ठव, मैंने देवपुत्र में छपे हुए लेख का उल्लेख करते हुए कहा था, ये जो विकृतियां आ जाती, लेकिन आप उस व्यक्ति के हृदय के विश्वास को तो जांचो एक बार थर्मामीटर लगा करके। जो ये मानता है कि मैंने जो भोग लगा करके रखा था सचमुच आकर के कान्हा ने उसमें भोजन किया है, ये दृढ़ विश्वास तो है इस लोक का। ये दृढ़ विश्वास हमको कभी धार्मिक बनाता है, कभी साहसी बनाता है, कभी विज्ञान प्रेमी बनाता है, कभी पर्यावरण प्रेमी बनाता है। तो इसलिए इस लोक साहित्य के सौष्ठव को समझना, मुझे लगता है कि ये हम सब साहित्य जगत के लोग इन दिनों बड़ा लोक साहित्य को लेकर के इतना विपर्य हो गया है। मैं बार बार आग्रह करता हूं भाई लिखा करिए, लिखा करिए। ये मालवी अपनी है, ये निमाड़ी अपनी है, बघेली बुंदेली अपनी है, इनके संरक्षण का काम करना है हर साहित्यकार। पहले मैं जब केवल देवपुत्र का संपादक था तब बार बार माइक पर आग्रह करता रहता था, आप कुछ भी करें, जो लिखना हो लिखें, लेकिन बाल साहित्य जरूर लिखिए। अब मैं आज इस मंच से फिर से आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, सब कुछ लिखिए, लेकिन अपनी बोलियों को, अपने लोक साहित्य को प्रश्रय देने वाला थोड़ा साहित्य आप जरूर लिखिए। सबसे पहली बात तो ये कि जैसा मैंने कहा ना कि लोक साहित्य यंत्रों का मोहताज नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह कि लोक साहित्य जहां लिखा जा रहा है, जहां पढ़ा जा रहा है, जहां बोला जा रहा है। मुझे याद है, मेरा एक बाल्यकाल का मित्र है, वो राजस्थान का मूलतः रहने वाला है। वो बताता था कि एक बार उसके परिवार के कार्यक्रम में चाचा जी आए तो कहा कि ये चाचा जी है। मैंने कहा अच्छा। अरे बोले एक बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी साहित्य में रुचि है, कला में रुचि है, तो ये आल्हा उदल की प्रस्तुतियां वहां पर देते हैं राजस्थान में। अरे मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो बड़े दुखी थे कि आजकल बंद हो गया आल्हा उदल का। वहां पर एक प्रतियोगिता हुआ करती थी गाँव में, जैसे हमारे यहाँ पर हिंगोट वगैरह चलता है ना गौतमपुरा में, युद्ध जैसा, ऐसा वहां पर आल्हा उदल का वाचन करते थे। तो मैंने कहा बंद क्यों हो गया, तो उन्होंने बताया कि हम सब लोग नंगी तलवारें हाथ में लेकर के आल्हा उदल का गायन करते थे। और होता यह था कि पक्की बात है कि 1-2 लोग मरते थे उसमें, 1-2 लोग मरते थे और बाकी 2-4-5 लोग जेल जाते थे। हर बार का पुरस्कार यही होता था उस आल्हा उदल का। तो बोले सरकार ने बंद कर दिया। अब ये क्यों होता था? आल्हा उदल कितने साल पहले होकर के गए। ये लोक की साहित्य के साथ जो आत्मसात करना, साहित्य को एक रस होना। आप बताइए, अगर आधुनिक साहित्य के संदर्भ में मैं बात करूं, आपको एक उपन्यास, एक कोई कहानी, एक कोई कविता बताइए जिसको सुनकर के और लोगों के खून में इतना उबाल आ गया हो।
हम लोग मंची कविता पर क्षमा याचना के साथ शंभू जी में कोई आरोपित नहीं कर रहा, लेकिन इतने ओज के कवि कविता पढ़ते हैं। कोई एक माई का लाल पैदा हुआ हो जिसने जाकर के पाकिस्तान पे बम फेंक दिया हो कविता सुन के, लेकिन आल्हा उदल में वो शक्ति आज भी है। और ये केवल वहां है ऐसा नहीं, इसके अनेक उदाहरण मुझे दिखाई देते। मैं मूल प्रश्न पर आता हूं। तकनीकी का वास्तव में आवश्यकता भी कम होती है क्योंकि ये सब चीजें लोक से पैदा हुई। मैं अभी पिछले दिनों एक संगोष्ठी में गया था, तो उस संगोष्ठी का मूल विषय था घुमंतु जनजातियों का लोक साहित्य। मैं जब अध्ययन कर रहा था एक बड़ी मजेदार बात आई, इसको बता करके और फिर मैं सीधे तकनीकी पर आता हूं कि उसकी हानियां क्या होगी और कैसे अक्षुण्ण रहने वाला है लोक साहित्य। हुआ ये कि उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये पता लगी कि ये जो घुमंतु जनजातियां होती है, इसमें एक मोगिया जाति होती है। मोगिया जाति 2-3 प्रकार से हम लोग देखते हैं। हमारे इधर मालवा निमाड़ क्षेत्र में, रतलाम जिला या उज्जैन जिले में जो मोगिया जाति है वो थोड़ी अलग श्रेणी की है, लेकिन ये जो एक क्षेत्र विशेष है वहां पर उनको डकैत भी कहा जाता है, उनको चोरी करने वाला भी कहा जाता है, उनके बारे में कुछ कुछ और बातें कही जाती है। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात पता लगी। बात यह थी कि उनके यहां पर समाज में लड़ाई झगड़े सब दूर होते हैं, असंतोष होता है, कोई भी किसी एक विषय को लेकर के अलग अलग वाद बनते हैं। वे लोग कभी थाने में नहीं जाते, वे लोग कभी भी कोर्ट में नहीं जाते, न कोई रिपोर्ट लिखाएगी तो क्या न्याय नहीं होता है? न्याय होता है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया साहित्यकारों के हृदय को छुएगी। न्याय की प्रक्रिया का एक तरीका यह है कि जब पंचायत बैठेगी तो पंचायत में वाद प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यह नहीं कहेगा मुंह से कि इसने मेरी गाय चुरा ली, उसको एक कहानी सुनाना है। वाद प्रस्तुत करने वाला एक कहानी सुनाएगा, उस कहानी में यह पता लग जाता है कि इसका मूल कष्ट क्या है, सामने वाले पर यह आरोप क्या लगा रहा है। अब प्रतिवादी का अवसर आता है। प्रतिवादी को यह नहीं कहना है कि मैंने यह काम किया है या मैंने नहीं किया या मुझसे अनजाने में हुआ है। प्रतिवादी को भी एक कहानी सुनाना है। यह कहानी कोई पहले से रची हुई होगी ऐसा भी आवश्यक नहीं, यह तुरंत रच करके भी सुनाना पड़ती है। आप कहते हैं ना, हम सब लोग एयर कंडीशन का लोक साहित्य की चर्चा करने वाले लोग वहां औरंगजेब रोड पे और तुगलक रोड पर एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके इस भारत के लोक साहित्य की बातें करते हैं। वो क्या उन्नयन करेंगे लोक साहित्य का? तो दूसरा प्रतिवादी तुरंत कहानी बना करके सुनाता है और वो अपना प्रतिवाद प्रस्तुत कर देता उस कहानी में, अपने बारे में कुछ नहीं कहता। अब बारी आती पंचों की। पंच भी न वादी की बात करते हैं न प्रतिवादी की बात करते हैं, पंच भी एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी में फैसला हो जाता है, तीनों पक्ष उठ करके चले जाते हैं। यह है लोक का साहित्य। आप कल्पना कर सकते हैं शहरी समाज का, हमारे में से कोई एक ये पढ़ा लिखा, ये ऐसे पीएचडी के डिग्री धारक लोग इतना आसानी से साहित्य को आत्मसात करके जीवन में अंगीकार कर सकते हैं क्या? मूल बात यह है कि जिस दिन यंत्र आ जाएंगे उस दिन ये सब चीजें, देखिए, इनको संरक्षित करने की आवश्यकता तो है। हमको तकनीकी का उपयोग सामान्य समाज को ये करना चाहिए। मेरी एक बुआ जी जच्चा गीत गाती थी, पालना गीत गाती थी, मैं रिकॉर्ड करता था। उस समय मोबाइल नहीं थे, टेप रिकॉर्डर पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके गाए हुए सब गीतों की एक छोटी सी पुस्तिका तैयार की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि एक एक हल्दी का गीत क्या होता है, उबटन का गीत क्या होता है, बच्चे को पालने में झुलाने का गीत क्या होता है, हर प्रकार के गीत। और इन सब गीतों के साथ हमको तकनीक का उपयोग केवल इतना करना है कि ये जो आधुनिक युग का काल पात्र है, जिसको हम सब क्लाउड कहते हैं, इंटरनेट का, उस क्लाउड पर सुरक्षित करने का काम जरूर करिए। हम लोग तकनीक का उपयोग करें, लेकिन इसमें विकृति न आने पाए, इस बात की चिंता सबसे पहले इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि मुझे याद है कि फिल्में सामान्यतः आधुनिक युग का एक ऐसा साधन है जो लोकगीतों को बहुत प्रश्रय देता है। ये जितने जावेद अख्तर छाप जो गीत लिखे जाते हैं ना, इन सबसे अच्छे सौष्ठव वाले गीत लोकगीत है और फिल्मों में सुपर हिट हुए हैं। कोई किसी प्रकार की खटिया सरकाने की बात नहीं होती उसमें, कोई अश्लीलता नहीं है, लेकिन इतना पवित्र भाव है उन लोकगीतों का। अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, लता दीदी का पल्लो लटके हम सबको पता है, बहुत प्रसिद्ध हुआ, 3-4 फिल्मों में वो गीत आया क्योंकि उस पर किसी का अधिकार नहीं। चलत मुसाफिर मोहलिया रे, मन्ना डे की आवाज में, इतना सुंदर गीत है, वह लोकगीत है। और इसके अलावा अभी अभी ताजा ताजा हम दिल दे चुके सनम में निम्बूड़ा निम्बूड़ा, ये सब लोकगीत है, लोक साहित्य है। लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक साधनों का उपयोग करने के कारण से उनमें विकृतियां कैसे लाई जाती, इसका एक उदाहरण बताता हूं। एक बहुत अच्छा लोकगीत है, हम सब ने सुना है,
और विवाह में हमारी बहनें बहुत गाती है, बन्नो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बन्नो तेरी चूनर धानी धानी। अब इस पंक्ति को आप देखते हैं तो क्या लगता है, यहां पर आपको दुल्हन पूरी की पूरी धरती माता की प्रतीक दिखाई देती है। तेरी चुनर धानी धानी, ये धानी चुनर हरियाली का भी प्रतीक है, ये समृद्धि का प्रतीक है। मेरे घर की बेटी जिस घर में जाएगी उस घर को धन धान्य से पूरित कर देगी, भर देगी। फिल्मों में आया, किसी नराधम नालायक ने उसको बनाया, बन्नो तेरा मुखड़ा सेक्सी सेक्सी, बन्नो तेरे चूनर खिसकी जाए। ये क्या किया भाई, ये कौन से शब्द आ गए इस लोकगीत में? मूल लोकगीत के पद बीच के वही हैं, लेकिन उसके मुखड़े में अनाप शनाप कुछ भी भर दिया गया। मुझे लगता है कि यदि तकनीकी का सहारा लेकर के हम जैसे सात्विक वृत्ति के लोग इस लोक साहित्य के संरक्षण में, वो जो बीमे का जो सिंबल होता है ना, दोनों हाथ ऐसे रहते हैं और बीच में एक दीपक रहता है, योगक्षेमम वहाम्यहम, उस भाव से अगर हमने लोकगीतों का, लोक साहित्य का, लोक कथाओं का, लोक कलाओं का संरक्षण करने का प्रयास किया तो लोकगीत जीवित रहेंगे, लोक साहित्य जीवित रहेगा। यह करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा काम करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की भी जरूरत होगी। लोक भारत की आत्मा है। अभी आप सबको ध्यान में आएगा कि जितने भी सत्र हम लोगों ने संपन्न किए, संभवतः प्रतिदिन के 5 या 6 सत्र अपने रहे, 3 दिन के 18 सत्र। 18 सत्र का सत्व एसेंस निकाल करके आप देखिए, आपको प्रत्येक विषय में एक ही आत्मा दिखाई देगी और वो आत्मा है लोक की आत्मा। इस देश की जनता क्या चाहती है, इस देश का लोक क्या चाहता है, ये सारे जो नरेशंस तैयार किए जा रहे हैं, जितने विमर्श खड़े किए जा रहे हैं, इन सब विमर्शों के काउंटर में ईश्वर जी ने कहा कि इस तरह के साहित्य मंथन की आवश्यकता क्यों थी। कितने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो गए, कितने सारे तमाम लिटरेचर फेस्टिवल हुए, लेकिन वहां पर इस लोक की आत्मा को बिल्कुल जैसे बूट के तले में रोंदने का काम किया जाता था भारत की आत्मा को। ये कौन लोग थे जो इस प्रकार का काम कर रहे थे? इसलिए बार बार इस बात की अनुभूति हमको, ये लोक अगर रहेगा ना, इस लोक का महत्व बड़ा है। देखिए, ये लोक रहेगा तो हम अपने पुरातन से जुड़े रहेंगे, अपने वर्तमान को ठीक कर सकेंगे, अपने भविष्य को गढ़ सकेंगे। ये तीनों काम लोक करता है। इस लोक को अगर झांसी की रानी की वीरता का गौरव पता लगता है तो एक महादेवी की आवश्यकता लगती है, साहित्य क्षेत्र की सुभद्रा कुमारी चौहान की आवश्यकता लगती है। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, झांसी की रानी हम सबके जीवा पर, कंठ पर विराजमान हो जाती है, लेकिन हमने कभी देखा क्या सुभद्रा कुमारी चौहान शुरू कहां से कर रही हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान पहली पंक्ति में प्रणाम करती है लोक को। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान नई पीढ़ी को दे रही है, लेकिन कहां से ला करके दे रही है, इनपुट कहां से मिल रहा है? ये जो हरबोले हैं ये एक जाति है, लोक की जाति है, लोक के साहित्य से जुड़ी हुई जाती है। घर घर आटा मांगने जाती है, लेकिन करती क्या है? आटा मुफ्त में नहीं लेंगे। क्या करेंगे? तुम्हारे पुरखों का गुणगान करेंगे, महाराणा प्रताप सुनाएंगे, शिवाजी सुनाएंगे, झांसी की रानी सुनाएंगे। और इन हरबोलों से बचपन में नानी के घर, दादी के घर किसी सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की कहानी सुनी थी, उसको कविता बना करके अगली पीढ़ी को मैं दे रही हूं। यह लोक साहित्य का सौष्ठव है। और इसलिए अपने भविष्य से प्रेरणा लेना, वर्तमान को गढ़ना, और अपने अतीत से प्रेरणा लेना, वर्तमान को गढ़ना, और वर्तमान को ठीक ढंग से आकार देना, और भविष्य की पूरी रूपरेखा संपूर्ण राष्ट्र की तैयार करना, ये सारे के सारे काम यदि करना है तो लोक साहित्य से भी प्रेरणा लें। अपने साहित्य को लोक साहित्य जैसा पवित्र, वैसा का वैसा निर्मल, जल के झरने के कलकल की तरह झरने वाला साहित्य बनाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे रामचरितमानस घर घर गाया जाता है, वैसे आने वाले समय में आप सबका साहित्य भी लोग मुखाग्र याद करेंगे, उसको गाएंगे, लेकिन वैसा पवित्रता का भाव अपने साहित्य में लाने की कोशिश हम सब रचनाकारों को करना पड़ेगी। और ये जो लोक है, मैं एक बात कहकर के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि यह लोक इस भारत का पर्याय है। ईश्वर जी ने अपने प्रश्न में भी उस शब्द का उपयोग किया, और इसलिए जब तक भारत है तब तक लोक है, जब तक लोक है तब तक भारत है। इस बात को हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। और इसलिए यदि यह राष्ट्र मृत्युंजय राष्ट्र है तो यह लोक भी मृत्युंजय है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। इस बात को याद रख लें। इसके साथ मैं बात समाप्त कर रहा हूं।